अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 8th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 4 के कुछ आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेकेंड इज ओजोन डिप्लीशन एंड थर्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो सबसे पहले उस पर क्लिक कर दें और साथ ही आपको एक बेल आइकन नजर आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो मैं पोस्ट करता हूं तो सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। आवर फर्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। अब जैसे कि हमें पता है सन जो है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज से जो भी रोशनी आती है वो डायरेक्ट ज़मीन पर आती है। अब इसके नतीजे में होगा क्या, हमें यहाँ पर बताया हुआ है जो सनलाइट होती है जब वो ज़मीन पर आती है तो इसका कुछ जो पोर्शन होता है वो अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सूरज से शुआएं आती हैं एनर्जी की सूरत में तो उसका कुछ हिस्सा जो अर्थ है वो अपने अंदर जज्ब कर लेती है, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ है जो ज़मीन है वो बेस्ट क्या है, कंडक्टर है। जो हमारी अर्थ है वो क्या है, एक कंडक्टर है। अब सवाल आता है कंडक्टर का क्या मतलब है। तो कंडक्टर का ये मतलब होता है कि ऐसी तमाम चीज़ें जो अपने अंदर से हरारत को या करंट को गुजरने दें। ठीक है, जो हरारत को अपने अंदर से गुजरने दें या करंट को गुजरने दें। अब जैसे अर्थ की बात की जाए तो अर्थ हमारे पास एक बेस्ट कंडक्टर है। तो जैसे ही सूरज से रोशनी आती है हरारत की सूरत में तो ये हरारत को क्या कर लेती है, अर्थ सबसे पहले जज्ब कर लेती है इन शुआओं को, इन रेडिएशन को। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब ये जो रेडिएशन जमीन पर आती हैं इसका कुछ पोर्शन जो जमीन है वो वापस रिफ्लेक्ट करती है एटमॉस्फेयर की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो भी किया हुआ है, सूरज से कुछ रेडिएशन आती हैं अर्थ पर। अब अर्थ क्या करती है, इनको वापस बाउंस बैक करते हुए रिफ्लेक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, ये हमने एटमॉस्फेयर शो किया हुआ है यहाँ पर। अब इसके नतीजे में क्या होता है, हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस मौजूद हैं। हमारा जो माहौल है एटमॉस्फेयर है, हवा के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेस मौजूद हैं जो कि सूरज से आने वाली रेडिएशंस को आने तो देती हैं, लेकिन जब ये रेडिएशंस वापस हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर जाना शुरू करती हैं तो ये उनको वहीं पर ट्रैप कर लेती है, इनको वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। अगर एग्जाम्पल ली जाए इन गैसेस की, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी शुआएं होती हैं वापस जा रही होती हैं ज़मीन से रिफ्लेक्ट होने के बाद एटमॉस्फेयर की तरफ, तो ये उनको वहीं पर ट्रैप करके वहीं पर इनको रोक देती हैं और वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं इनको ज़मीन की तरफ। अब इसके नतीजे में क्या होगा, अब हमें पता है कि ये जो सूरज से रेडिएशन आई थी ये अपने पास हरारत लेकर आई थी। अब ये हरारत वापस हमने रिफ्लेक्ट की, लेकिन वो वापस जाने की बजाय दोबारा ही वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, जो हमारा ये पोर्शन है एटमॉस्फेयर का, इस एटमॉस्फेरिक एरिया के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हरारत है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो गैसेस हैं जिनकी वजह से ये फिनोमिना होता है, जो कि सूरज से रोशनी को ज़मीन तक आने देती हैं और वापस जाते हुए उनको ट्रैप कर लेती हैं, इन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब ये गैसेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल गैसेस दैट ट्रैप्स द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, और उसके बाद अगर बात कर ली जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो अमल होता है जिसके अंदर सूरज से रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती हैं और वापस जाते हुए ट्रैप कर ली जाती हैं, इस फिनोमिने को क्या नाम दिया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या इसका हमें कोई डिसएडवांटेज है। तो जाहिर सी बात है, जब देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज आ रहा है, तो इस इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से ही हमारे पास क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, आज के टॉपिक्स में हमने पढ़ना भी क्या था, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। जो इंसानी एक्टिविटीज़ हैं उनके नतीजे में हमारा जो माहौल है उसके अंदर क्या असरात पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो असर है हमने जो आज डिस्कस किया है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके नतीजे में क्या होता है, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके नतीजे में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर।
इसके अंदर देखते हैं कि ओजोन लेयर की डेफिनेशन सबसे पहले, द लेयर ऑफ ओजोन स्टॉप्स अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ। अब जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है इसके अंदर हमारे पास एक ओजोन की लेयर मौजूद होती है जिसका क्या काम होता है, सूरज से जो भी रोशनी आती है, जो भी रेडिएशंस आती हैं, इनमें से कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर यूवी रेज हैं जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है जो कि काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। तो ये ऐसी नुकसानदेह जो रेज होती हैं उनको हमारे पास आने से रोकती है। ठीक है, जो हमारे पास ओजोन लेयर होती है ये एज अ फिल्टर काम करती है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर ऐसी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हैं उनको आने से रोकती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ओजोन लेयर सेफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। अब चूंकि ये आने वाले नुकसानदेह रेडिएशन को हमारे तक आने से पहले ही रोक देती है, स्टॉप कर देती है, तो इस तरीके से जो अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे इस अल्ट्रा वायलेट रेज के नुकसान से महफूज रहते हैं। ठीक है, जितने भी इससे हमें नुकसान होना होता है, जितने भी इसके खदशात हैं, जो भी इसकी वजह से बीमारियां पैदा हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों से हम क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं। अब उसके बाद हमें बताया हुआ है कि जो ओजोन लेयर है वो किस तरीके से डैमेज हो सकती है या इसको क्या खदशात हो सकते हैं। CFCs जैसा कल हमने टॉपिक में पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीकेज फ्रॉम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड स्प्रेज ETC डैमेज ओजोन लेयर। अब जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जितनी भी हमारी जैसे होम अप्लाइंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, स्प्रेज हैं, जब हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं तो इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मौजूद होते हैं जो कि वहाँ से एयर में शामिल होते हैं और उसके बाद इस ओजोन लेयर को वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो CFCs होती हैं रिएक्ट विद ओजोन लेयर एंड काजेज थिनिंग ऑफ दिस लेयर, हेंस ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। अब जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो इस ओजोन लेयर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जो ये लेयर होती है ये थिन होना शुरू हो जाती है और थिन होते होते क्या होती है, डिप्लीट हो जाती है, यहाँ से जो रेज होती हैं उनको आने के लिए रास्ता दे देती है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं इस तरीके से हमारी अर्थ के अंदर क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, एंटर होने का उन्हें रास्ता मिल जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं इनकेस अगर वो अर्थ पर आ भी जाती हैं तो इनकी क्या मतलब इनसे किस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो इसके जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं उनसे स्किन कैंसर और आइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और उसके अलावा अगर एक और बात हम यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि ये भी जो रेडिएशन है इन्होंने भी अपने अंदर हीट को स्टोर किया हुआ होता है, लिहाजा इनकी वजह से भी जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन है उसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो किस वजह से पैदा होती हैं, हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसा कि एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, स्प्रेस है, ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या हैं, हमारी ऐसी अप्लाइंसेस हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से जो इंसान है अपने लिए ही ऐसे वजूहात पैदा कर रहा है, ऐसी बीमारियां पैदा कर रहा है जो कि आने वाले वक्त में माहौल को मज़ीद ज़्यादा संगीन बना सकती हैं और हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या। पहले तो आपको इसके वर्ड से ही पता चल गया होगा, ग्लोबल का मतलब अर्थ, वार्मिंग का मतलब वार्म हो जाना, मतलब हमारी जो ज़मीन है, जो हमारा ग्लोब है अर्थ का, उसका गर्म हो जाना, ठीक है, उसका वार्म हो जाना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये किस नतीजे में वार्म होता है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग। हमने अभी जो दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, हमने जैसे बात की थी कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसमें सूरज से रेडिएशंस अर्थ पर तो आती हैं लेकिन एटमॉस्फेयर पर वापस जाते हुए कुछ गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और इसी तरीके से हमने बात की थी जो वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको वापस जाने से रोक लेते हैं। उस अमल को हमने क्या नाम दिया था, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इसके बाद इसी तरीके से जैसे हमने बात की थी कि जो हमारे पास ओजोन लेयर है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकती है, लेकिन इंसानी एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो ये ओजोन लेयर होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डिप्लीट हो जाती है और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये ज़मीन पर आना शुरू हो जाती हैं और इसके नतीजे में भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई हुई है, जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है,
या फिर हमारे पास ओजोन डिप्लीशन है, इन दोनों ने इनडायरेक्ट क्या करना होता है, इनसे डिजीजेस तो होती हैं लेकिन इनसे हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये ज़्यादा क्या हो जाती हैं, वार्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इनके वार्म होने के नतीजे में जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इस अमल को नाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। ये किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो पहले हमें बताया हुआ है आइस इन पोलर रीजन एंड ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स। ठीक है, अब जब ज़मीन का टेम्परेचर ही बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमें पता है टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो हमारे पास आइस होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो अब वो जो आइस है, चाहे वो पोलर रीजन है जो कि हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, या फिर जो हमारे माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो वो क्या होना शुरू हो जाएगी, बर्फ़ उनके ऊपर पिघलना शुरू हो जाएगी। अब ये जो बर्फ़ पिघलेगी इससे क्या हो सकता है, राइज इन सी लेवल। ठीक है, ये जो हमारे पास बर्फ़ पिघलेगी तो ये इनडायरेक्ट क्या होती है, जो वाटर इसका होता है वो हमारा जो सी होता है, समंदर होता है, उसके अंदर ये वाटर ऐड होना शुरू हो जाता है। अब हमें पता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जैसे कि अगर कॉमन एग्जांपल ले ली जाए, आप एक गिलास के अंदर एक लिमिट तक पानी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर डालना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आना शुरू कर देता है उसके अंदर से। तो सेम इसी तरीके से जो हमारा सी है उसकी भी एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है, एक ख़ास लेवल तक तो वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हाई हो जाता है, राइज़ हो जाता है, उसके नतीजे में क्या होगा, जो वाटर है वो फ्लड्स की फॉर्म में वापस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो फ्लड्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ भी बताई हुई है कि जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ली जाए या इनडायरेक्ट जो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, ओजोन डिप्लीशन या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इन तीनों के नतीजे में, क्योंकि ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये ऊपर वाले दो टॉपिक्स की वजह से ही हो रहा है, ऊपर वाले जो दो काजेज हैं उनकी वजह से ही हो रहा है, तो ये अपने अंदर इन दोनों टॉपिक्स को, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को, इन दोनों इफेक्ट्स को ही समाये हुए है, कंटेन करते हैं इन दोनों को। तो इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके नतीजे में क्लाइमेट चेंजेस भी पॉसिबल हो सकती हैं। जो हमारा माहौल है उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियां रोनमा हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरीके से इन तमाम एक्टिविटीज़ के नतीजे में क्या हो सकता है, थ्रेट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर हमारी बका जो है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी लाइफ है, वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है और उसको एक ख़तरा भी लाहक हो सकता है, क्योंकि ऐसी रेडिएशन जब ज़मीन पर आना शुरू कर देंगी जिसकी वजह से स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा, आइज़ की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। इन तमाम एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो हमारा इंसानी बॉडी है वो एक ख़ास लिमिट तक तो इन चेंजेस को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस की वजह से हो सकता है कि हम इस ज़मीन पर रह ही ना सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।